वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में, सभी लोग बहुत अच्छे। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। 1173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप चौंके होंगे कि इसका थंबनेल है राहुल गांधी जवाब दो। और आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी किस बात का जवाब दे। दरअसल ये जो सवाल अभी आपने क्लिप्स में देखे, शुरुआती क्लिप्स में, इनके जवाब कौन देगा? अगर आप गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से आप मांगते हैं तो लोग कहेंगे कि साहब ऐसे समय में प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। तो जवाब किससे मांगे जाए? तो मुझे लगा कि राहुल गांधी से जवाब मांगे जा सकते हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री ऐसे मामलों पर जवाब देने के लिए उनके पास है क्या? कभी वो जवाब देते हैं क्या? उन्होंने सवाल किए थे, उन सवालों को भी मैं रखूंगा। वो सवाल आज भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो क्लिप्स आपने देखी कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते थे, उस जगह पर सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं? ये सवाल एक फौजी जो वहां शहीद हुआ उसकी बहन पूछ रही है। यह सवाल एक दूसरे व्यक्ति शैलेश गुजरात के जो वहां पर शहीद हुए उनकी पत्नी पूछ रही है। और भी लोग पूछ रहे हैं। एक बच्चे का वीडियो है जो और भी बातें कहता है, लेकिन यह भी पूछता है कि आर्मी कहां थी। लेकिन यह सवाल किससे पूछे जाए? प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली में व्यस्त हैं। आज वो बिहार गए, कानपुर नहीं गए। कानपुर भी जाना था। कानपुर क्यों नहीं गए वो? कानपुर का एक उद्यमी इस हमले में मारा गया। क्या प्रधानमंत्री मधुबनी जा सकते थे, लेकिन कानपुर जहां पर पहले से उनका कार्यक्रम था वहां जाकर के उस परिवार को ढांढस नहीं बना सकते थे? क्या वजह है कि कानपुर नहीं गए वो? कौन सी चीजें हैं जिन्होंने उन्हें कानपुर जाने से रोका? बताया यह गया कि कानपुर शोक संतप्त था, तो उस शोक में आप शामिल हो जाते। आप जाते तो लोगों का भरोसा बढ़ता। लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री मधुबनी गए, जहां पर एक जनसभा थी। और बिहार में 5-6 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में चुनाव है। वो सभा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और भी एक बात आपको बताया, मैंने पूरी सभा देखी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत जब सभा की तो उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए कहा, पुलवामा के हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है श्रद्धांजलि का, जहां यह कहा गया कि आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, अपनी जगह पर बैठे रहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। और मंच पर जितने लोग थे, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, रामनाथ ठाकुर, जो भी लोग थे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, XYZ जितने लोग थे, वो श्रद्धांजलि 2 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। वो बैठे रहे। और फिर आप देखिए जो क्लिप आपने देखी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे कैसे हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत कुछ कहती हैं। और इसलिए
हमने ये लगाया कि प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, देश ने उन पे भरोसा किया है, लोकसभा में मौजूद रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो राहुल गांधी से ही सवाल किया जाना चाहिए और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। अगर इस देश में प्रधानमंत्री जवाब नहीं देता है, गृह मंत्री जवाब नहीं देता है, रक्षा मंत्री जवाब नहीं देता है, तो फिर जवाब कौन देगा? कैसा लोकतंत्र है? तो इसलिए मैंने लगाया राहुल गांधी जवाब दो, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे भी आप देखिए राहुल गांधी सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं अब दो तरह की बात, दो पॉलिटिकल पार्टियां, एक दो नेता, प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके, रोक करके वापस आते हैं इस घटना के बाद, और राहुल गांधी भी वापस आते हैं अमेरिका से। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर तुरंत सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं, ऐसा कहा गया कि आके वो गाड़ी में नहीं बैठे। ऐसा एयरपोर्ट पे कौन से इंतजाम, क्या पहले से तय था कि ये सारे लोग एयरपोर्ट पे रहे, तैयारी करके आएंगे? मतलब सिक्योरिटी का जायजा ऐसे होता है क्या, चलते फिरते हो जाता है ऐसे मामलों में? उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। उस बैठक के बाद इस हमारे प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए था कि लोग सुरक्षित हैं, देश का आह्वान करना चाहिए था कि इस समय राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, इस समय डिविसिव पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, डिविसिव पॉलिटिक्स का समय नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेलने का समय नहीं है, पॉलिटिकल गेन्स और लॉस का समय नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी देश से। यह बात प्रधानमंत्री को या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहनी चाहिए थी या देश को संबोधित करना चाहिए था उस सीसीएस की बैठक के बाद, लेकिन उसे एक ब्यूरोक्रेट ने संबोधित किया, मिस्री ने, जो विदेश सचिव है, रंजीत जायसवाल जो प्रवक्ता है, या रणधीर जायसवाल, उन लोगों ने किया और ये पहले ही कह दिया कोई सवाल नहीं। भाई ऐसे मौके पर इतना बड़ा इशू है, इसमें कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो किससे पूछे? फिर प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, गृह मंत्री बोलेंगे नहीं, रक्षा मंत्री बोलेंगे नहीं, और ब्यूरोक्रेट भी नहीं बोलेगा, उपलब्ध नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? तो कौन जवाब देगा? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सामने आकर के कहना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो सवाल मुझसे पूछ लीजिए, अपनी भड़ास निकालिए, अगर सरकार में दम होगी, हिम्मत होगी प्रधानमंत्री में, तो जवाब दे देंगे, और मुझे जितनी जानकारी होगी उतनी जवाब मैं दे दूंगा। ये कह देना चाहिए, ये करना चाहिए। अब मैं दो नेताओं की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मुखातिब नहीं हुए, उनको सीसीएस की बैठक के बाद कहां जाना चाहिए था? उनको श्रीनगर जाना चाहिए था। उनको ऑल पार्टी मीटिंग जो आज कन्वीन की गई, जिसकी राजनाथ सिंह ने सदारत की, उसकी सदारत प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई वो लोकसभा राज्यसभा के लोगों की, उन लोगों की मीटिंग है, और उसमें लोकसभा का नेता ही नहीं है, विपक्ष का नेता है, दोनों सदनों के विपक्ष का नेता है, नड्डा जी जो राज्यसभा के नेता है वो है, लेकिन लोकसभा का नेता नहीं है। आप सोचिए कितनी गंभीर, क्यों नहीं, क्यों उस मीटिंग में नहीं आ सकते हैं? क्या वो जो है सारे लोग उनके नीचे हैं प्रधानमंत्री के, या वो प्रधानमंत्री अपने बराबर किसी को मानते ही नहीं, तो साथ में बैठेंगे कैसे? तो वो इस मीटिंग में नहीं आए, वो गए जनसभा संबोधित करने के लिए बिहार, और वहां उन्होंने बैठे बैठे श्रद्धांजलि दिलाई, और श्रद्धांजलि के समय क्या कहा कि आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दीजिए बैठे बैठे।
मंच पर सारे बड़े बड़े नेता बैठे हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे, बैठे हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे। फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे। आज हालांकि उन्होंने 370 वाली उपलब्धि नहीं गिनाई कि कश्मीर में सब ठीक कर दिया है, आतंकवाद खत्म हो गया है, कमर टूट गई है, ये जो बातें कहते थे वो बातें आज नहीं कही उन्होंने। हाँ, आज उन्होंने अंग्रेजी में एक मैसेज अपने भाषण के बीच में दिया और वो मैसेज कि आतंकियों की कमर तोड़ दी जाएगी ढूंढ ढूंढ कर। उसका मतलब एसेंस ये है कि धरती के किसी कोने में होंगे वहां से ढूंढ निकाला जाएगा और उनको न्याय दिया जाएगा। ये एक तरह से मैसेज उन्होंने दिया है। ये मैसेज क्या सीसीएस की मीटिंग के बाद नहीं दिया जा सकता था? ये मैसेज क्या ऑल पार्टी मीटिंग में, मीटिंग के समय बाहर निकल के सारे नेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब खड़े होते और ये मैसेज नहीं दे सकते थे? वो ज्यादा पावरफुल मैसेज होता? या बिहार की चुनावी सभा में एक चुनावी प्रधानमंत्री इस तरह की बात कह रहा है? सोचिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी और खड़गे, इनकी पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके अगर ट्विटर हैंडल पे जाइए तो मोदी के बयानों के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अभी इस मीटिंग से पहले तक कुछ नहीं पड़ा था, बाद में पड़ गया और पता नहीं। नड्डा जी एक वो है, इसके अलावा वो क्या कौन से कार्यक्रम संबोधित कर रहे हैं, कौन से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं? मोदी जी का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वही मधुबनी का भाषण, उसी की क्लिपिंग्स और कोई स्टील का एक कार्यक्रम उसको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक की, प्रस्ताव पारित किए। ये प्रस्ताव भी पारित किया कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं इस घड़ी में, जो भी फैसला वो करेंगे हम उनके साथ हैं सुरक्षा के लिए। शाम को ऑल पार्टी मीटिंग में गए और मीटिंग से निकल के भी राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने यही कहा कि हम केंद्र के साथ हैं। हालांकि खड़गे जी ने बताया कि हमने क्या पूछा। वो लोग डेटा बता रहे थे कि 2004 से 2014 तक इतने रहे आतंकी घटनाएं हुई और 14 से 24 तक इतनी घटनाएं हुई। इसका कोई मतलब नहीं है। और इस पर हमने कल आपको बताया था कि ये डेटा किस तरह से देखा जाना चाहिए। इस डेटा को गलत तरीके से ये लोग दिखाते हैं। तो राहुल गांधी कल श्रीनगर जा रहे हैं। राहुल गांधी श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर जाने का मतलब है प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री श्रीनगर नहीं गए। प्रधानमंत्री को जब 19 तारीख को भी जाना था ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए, तो वो कैंसिल किया गया। वो अभी तक गुत्थी बनी हुई है कि वो प्रोग्राम प्रधानमंत्री का कैंसिल क्यों किया गया। बताया यह गया था कि साहब मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस दिन मौसम खराब रहेगा, इसलिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मौसम ना तो उस दिन खराब रहा, ना उसके एक दिन पहले रहा, ना उसके एक दिन बाद रहा। तो क्या कोई इंटेलिजेंस थी कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है, इस वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल किया गया? अगर थी तो देश को बताया जाना चाहिए। और अगर ये इंटेलिजेंस थी, उसके बाद कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है, तो फिर ये बहुत गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है। अब एक और बात, एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई बोलता दिखाई दे रहा है तो वो निशिकांत दुबे दिखाई दे रहे हैं। उनके ट्विटर पे है चीजें, और वो पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए। देश को ऐसे मौके पर जब देश को एक सुर में बोलना चाहिए तो हमारे लॉ मेकर्स बांटने में लगे हुए।
अगर कोई इस तरह की बात करता तो उसे चुप कराया जाना चाहिए, तो यहां चुप कराने की जगह ऐसी बातों को एम्प्लीफाई किया जा रहा है। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को कुछ भी नहीं कह रही है कि ये मौका नहीं है इस तरह की पॉलिटिक्स करने का। जो लेटेस्ट उनका ट्वीट है उसकी अगर बात करें, निशिकांत दुबे का जो लेटेस्ट ट्वीट है, एक बार देख लेते हैं उसको, हो सकता कोई और नया भी आ गया हो। तो निशिकांत दुबे का लेटेस्ट ट्वीट, 56 इंच के चौड़े सीने के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने आज बिहार में शिव तांडव की मुद्रा में देखा। अब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मानकर चलिए, अलग बलूचिस्तान भी होगा, सीमांत गांधी जी के सपनों का पख्तूनिस्तान भी बनेगा। सिंध तो मुहाजिर के कारण अलग है, बर्बाद पाकिस्तान नेस्तनाबूद दिखेगा। एक ये आखिरी 3 घंटे पहले। उससे पहले असहदु अल्लाह इल्लाह, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये पूरा दिया हुआ है, आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। ये दरअसल मजाक बना रहे हैं जो लोग शहीद हुए हैं उनकी। फिर ये एक और, ये कल का ट्वीट है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के किया गया। उससे पहले कल का ही ट्वीट था जिसमें दुख की इस घड़ी में भी गांधी परिवार को मुसलमान दिखता है, कांग्रेस के इसी मानसिकता ने आज देश में नफरत का पौधा, ये इस तरह की चीजें इन्होंने डाली। और उससे पहले देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। लानत है सेकुलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय है। अब जब ये बातें डॉक्टर निशिकांत दुबे कह रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद हैं, अब अगर कोई ये कहे संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 तक को खत्म, या 26 से 29 को खत्म करने का समय है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान को खत्म करने का समय है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक 4 बार के सांसद के द्वारा कहा जा रहा है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं कर रही है। उनके अध्यक्ष निशिकांत दुबे को डांट नहीं रहे हैं, उनको चुप नहीं करा रहे हैं, और ये नहीं कि उनको शोकॉज भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो। क्यों? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस तरह कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखाई दे रही है अभी। उनका जो आज का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है अपनी CWC, और हाँ एक बात और कहें, इनकी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी की कोई कमेटी पार्टी के तौर पर ना कोई बैठक है, ना कोई बयान है, ना कोई चिंता है। ये दोनों में अंतर है। 2 पार्टियां, 2 नेता, ये अंतर है। अब एक सवाल ये, 26 नवंबर 2008, 26/11 जिसे हम लोग बोलते हैं, जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री ने उसी होटल के सामने जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उन्होंने पूछे थे, वो सवाल आज भी अपनी जगह पर हैं। उस समय तो उन सवालों के जवाब ये दिए गए कि गृह मंत्री को हटाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाया गया, वहां के मुख्यमंत्री को हटाया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, और उस समय के प्रधानमंत्री ने ये सब किया। उस समय के प्रधानमंत्री ने जो आतंकवादी पकड़ा गया था, उस आतंकवादी पर तेजी से मुकदमा चला करके उसे फांसी दी गई। और उस समय जो चीजें इनिशिएट की गई थी, उसके चलते राणा आज
अमेरिका से यहां लाया जा सका है। वो प्रक्रियाएं उसी समय शुरू की गई थी 14 तक बहुत तेजी से, और उसमें जो टेक्निकल चीजें थी जब वो ग्लिचेस दूर हो गए तब उसे सौंपा गया। तो पहले वो सवाल सुन लेते हैं और ये मान करके सुनिए कि ये सवाल आज के प्रधानमंत्री से किए जा रहे हैं। और आज मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री, मान लीजिए रेवंत रेड्डी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, स्टालिन, कोई भी मुख्यमंत्री अगर ये सवाल करता है, आप यही मान के चलिए कि एक मुख्यमंत्री विपक्ष का सवाल कर रहा है अपने प्रधानमंत्री से। सुनिए इसे। उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। तो आपने सुना, 4 सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूछे हैं, और अगर आज भी आज के प्रधानमंत्री के सामने ये 4 सवाल हैं, क्या आज के प्रधानमंत्री इन 4 सवालों के जवाब देश की जनता को देंगे, दे पाएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और उस समय मुझे याद है जब ये सवाल पूछे गए थे, उस समय मैं इंदौर में हुआ करता था, और सारे लोगों ने इन सवालों, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, सारे अखबारों ने बहुत प्रमुखता से इन सवालों को दिया था। लेकिन आज का मीडिया क्या कर रहा है? आज का मीडिया इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करने पे लगा हुआ है। और मान लीजिए, अभी एक डिबेट में था, एक हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई कौन नहीं जानता कि इस्लामिक टेररिस्ट हैं ये, इसमें नई बात कौन सी है? इसको नैरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्यों हम उनके वो जो चाहते हैं उसमें जाल में फंस रहे हैं? इससे पहले जब ऐसी घटनाएं होती थीं, जब ऐसी घटना हुई, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से देश को मैसेज क्या आया कि एकजुटता का समय है, पूरा राष्ट्र एकजुट है, एकजुट होकर के इसका सामना करेगा? इस बार प्रधानमंत्री का क्या आया? अपने इष्ट देव का वो करते हुए श्रद्धांजलि दीजिए बैठ करके, और मैं ये कर दूंगा, ढूंढ निकालूंगा, अकेले, वो भी नहीं कि ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात कहते, ज्यादा पावरफुल। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग में कहते तो वो एक नेशनल मैसेज होता, वो एक सामूहिक मैसेज होता,
जिसमें सबका हिस्सा होता। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि वो जो बोलेंगे उसका क्रेडिट उन्हीं को मिले। देश, समाज, समूह, एकता, इससे कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि वो जो सीसीएस की बैठक थी उसके बाद वो नहीं बोले, प्रेस से नहीं बोले, देश को संबोधित नहीं किया, ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, वो मधुबनी की जनसभा में जाकर के बोले, वो भी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्यों बोले भाई? अगर पाकिस्तान को सुनाना था तो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, ये सारे लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी उर्दू में कोई अंतर नहीं है, और ये सब लोग समझते हैं। तो फिर किसको सुनाने के लिए था? दरअसल ये केरल से लेके श्रीनगर तक जो हिंदी नहीं समझते हैं, जो भारतीय हैं, उनको मैसेज दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनाव के मद्देनजर कि आने वाले दिनों में देखिए मैं किस तरह से कितनी मजबूती से बात करता हूं, और मैं का यहां पर मामला बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो सीसीएस और इन जगहों पर नहीं आए। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं कि अब तक चीजें हुई क्या। कल जैसे जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ था, जो 2-3 महत्वपूर्ण फैसले, 5 फैसले थे बड़े, 2-3 महत्वपूर्ण फैसले ये थे। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी इज बीइंग केप्ट ऑन अबेयंस। दूसरा ये था कि जो वीजा पे पाकिस्तान के लोग हैं उनके वीजा निरस्त कर दिए गए, वो 48 घंटे के अंदर देश छोड़ दें। तीसरा ये था कि अटारी का जो पोस्ट है, कंपोजिट पोस्ट, उसको वो काम करना बंद कर देगी, और जिन लोगों के पास सही कागजात के साथ वहां से आए हैं वो एक टाइम दिया गया है, उस दौरान वो वापस हो जाएं या आ जाएं इधर, अगर उधर गए हैं तो। और उच्चायोग की जो मिलिट्री अटैचीज थी उनको वापस भेज दिया गया है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, और अपनी जो वहां हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उससे भी इन लोगों को वापस आने को कह दिया गया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हुई, और स्ट्रेंथ कम कर दी गई, डिग्रेड कर दिया गया, हाई कमीशन के लेवल को डिग्रेड कर दिया गया। 30 स्टाफ केवल रहेंगे, ये कर दिया गया है। अब अपने यहां क्या हुआ कि जिस तरह मीडिया जिस तरह की चीजें चला देता है, सेंसिटिविटी ही नहीं समझता है। आज इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वो प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहां ये चला दिया गया कि पाकिस्तानी उच्चायोग की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उत्साही लाल लोग कुछ भी चला देते, समझते ही नहीं है क्या है इसकी सेंसिटिविटी क्या है। और ये इतने उत्साह में हिज मास्टर्स वायस बनने के, या आप कह लीजिए कि जो हम लोग जब नए नए पत्रकारिता में आए थे तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मक्खनबाजी और इस सब के लिए, तो ये उस तरह का मामला हो गया कि भाई मास्टर को खुश करने के लिए कुछ भी आगे बढ़ के चला दो, चला रहे हैं वो लोग। इस समय नेशनल मीडिया का काम होना चाहिए कि देश में राष्ट्रीय एकता की दिशा में चीजों को आगे ले जाना, और जो खबरें थोड़ा बहुत इस एकता की राह में बाधक हो या इस एकता को तोड़ने का काम करने वाली लगती हो, उन खबरों को अंडर प्ले करना। दरअसल सब खबरों को दिखाना कोई जरूरी नहीं होता है, जैसा इस समय बना दिया गया है कि नहीं ये नहीं दिखाया तो अनबाज। ना, आपकी जिम्मेदारी, पत्रकारिता की जिम्मेदारी, पत्रकार की जिम्मेदारी, अखबार की जिम्मेदारी, संपादक की जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है। समाज में क्या होगा, उसके कम्युनिकेशन से रिजल्ट क्या होने वाला है, कम्युनिकेशन का इंपैक्ट क्या होने वाला है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है, और उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन प्लान करते हैं एडिटर के तौर पर। अगर इस समय जिस तरह का कम्युनिकेशन दिया जा रहा है उसमें बहुत साफ है कि आपस का झगड़े को बढ़ावा देने का कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, जिसमें नागरिक एक दूसरे पर अविश्वास करना शुरू कर दें, अविश्वास है भी, और शुरू कर दें। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नाम पूछ करके मारा गया, गलत बात है, बिल्कुल गलत, किसी उसमें स्वीकार
पहली बात तो हत्या ही स्वीकार नहीं इस तरह की जा सकती है, दूसरा ये धर्म के नाम पर। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, एक आरपीएफ के जवान ने चलती ट्रेन में लोगों का नाम पूछ करके उनको गोली मारी थी, तब क्यों किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, तब के नाम पूछ करके गोली मारी गई। आपको याद होगा सितंबर का महीना था पिछले साल, हरियाणा में एक नौजवान लड़के को जो शायद इंजीनियरिंग पढ़ता था या क्या था, उसको दौड़ा के उसे गोली मार दी गई थी इस संदेह में कि ये मुसलमान है और गौरक्षकों ने उसे मारा था। बाद में उसमें एक जो था उसने जाके ये भी कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये ब्राह्मण है, मैं तो मुसलमान समझ रहा था। तब किसी का खून नहीं खोला, तब किसी का खून नहीं खोला कि मुसलमान समझ रहे थे इसलिए गोली मार दी। आरपीएफ जिन पर जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी फोर्स जिस पर जिम्मेदारी है सबकी रक्षा की, अगर आरपीएफ का जवान चलती ट्रेन में लोगों के लिस्ट में नाम देख करके, नाम पूछ करके और उसमें जो मुसलमानों के नाम दिखाई दे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे फायरिंग करे, किसी को इस देश में चिंता हुई? जो लोग आज धर्म की बात कह रहे हैं उनको तब भी चिंता करनी चाहिए थी। ये भी उतना ही गड़बड़, उससे भी ज्यादा, कि सिक्योरिटी फोर्स का आदमी, आतंकवादी तो आतंकवादी है, वो समाज से बहिष्कृत वो है, हम उसे समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स का जवान वो हमारी रक्षा के लिए है, वो संविधान से बंधा हुआ है, वो कानून से बंधा हुआ है। लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जो लोग ये सब कह रहे हैं, इन लोगों ने तब कोई सवाल नहीं उठाया। तो जरूरत इस समय इस तरह के सवाल उठाने की नहीं है। ऐसे अगर सवाल कहीं उठते हैं तो उनको दबाने की है, क्योंकि अगर आप इस तरह के सवालों को एम्प्लीफाई करते हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर आप इसे एम्प्लीफाई करते हैं, इसका मतलब कि इनको आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं रहने देना चाहते, इनको मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। और मेन स्ट्रीम क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे आपस में वैमनस्य बढ़े, झगड़े बढ़े, अविश्वास बढ़े और समाज टूटन के कगार पे पहुंच जाए। और उस केओस में इस तरह की ताकतें अपना उल्लू सीधा करें, संविधान खत्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें, इस टाइप की चीजें। मैं तो इसे इस तरह से देखता हूं। तो एक ये चीज है जो मैं बात करना चाह रहा था। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस पे रखी गई है, उसमें दरअसल पहले ये समझ लीजिए कि वो बायलैटरल समझौता नहीं है, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रीटी। 6 नदियां उस ट्रीटी में हैं। 6 नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। इनमें से 3 नदियों का मैक्सिमम पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, कहीं भी ले, वो मैक्सिमम का पूरा पानी। वो नदियां हैं रावी, सतलुज और ब्यास। 3 नदियां ऐसी हैं जिनका 70% पानी पाकिस्तान को मिलना है उस ट्रीटी के तहत। वो है चेनाब, झेलम और सिंध। एक सवाल तो ये भी उठता था, आज जो लोग इस ट्रीटी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान को पानी पिलाया और वो खून पिए हमारा, इस तरह की बात जो लोग कह रहे हैं, कश्मीर में ये सवाल उठता है कि हमारी 3 नदियों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और जो पंजाब मेनलैंड की 3 नदियां थी उन्हें हिंदुस्तान ने अपने पास रखा। तो हम क्या कोई कम हिंदुस्तान है जो हमारे साथ ये चीज की गई? ये सवाल भी है, इस सवाल को लोग भूल जाते हैं। खैर एनीवे, अब उस ट्रीटी के मामले में ये कहा जा रहा है कि इस ट्रीटी को भंग करने का मतलब, इसको अबेंस पे रखने का मतलब इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान ने आज जो उनकी सिक्योरिटी वाली मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वी आर ट्रीटिंग इट एज एक्ट ऑफ वॉर।
और दूसरा जो बड़ा उन्होंने फैसला किया है वो शिमला समझौते को रद्द कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। शिमला समझौते की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो एलओसी जिसे हम कहते हैं उससे दोनों देश आपसी सहमत बातचीत के जरिए ही उसको चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, और वहां पर मिलिट्री एक्शंस नहीं किए जाएंगे, बातचीत होगी जब भी होगा। एक तो ये बहुत बड़ा शिमला समझौते का वो है। अब अगर आप इस चीज को, शिमला समझौते को आप रद्द कर दीजिए, पाकिस्तान ने मान लीजिए रद्द कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल, अब इससे पहले जो 71 में हुआ था उससे पहले का जो मामला था, उससे पहले एलएसी हुआ करता था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 65 के वार से, और इवन जो 48 में जो कबायली हमला हुआ था उसके बाद से जो मुजफ्फराबाद उधर रह गया था, जहां तक सीज फायर हुआ, और मीरपुर कोटली और ये सब उस तरफ चले गए थे या रह गए थे, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो एलएसी चेंज होती रही, 65 में चेंज हुई, 65 में जो चेंज हुई, 71 में उसमें कुछ हुआ, 71 के बाद जब शिमला समझौता हुआ, जब उनके 90,000 सैनिक हमारे उसमें थे, उस समय इसमें ढेर सारी चीजें इस तरह की गई और ये माना गया, हालांकि उस समय कहा यह गया था, जो लोग उसके प्रिवी हैं उन लोगों का कहना था, समय समय पर इंटरव्यू में लोग कहते रहे हैं कि उस समय होना तो ये था कि वंस एंड फॉर ऑल इस कश्मीर वाले समस्या को खत्म कर दिया जाए और भुट्टो बैठे उनसे साइन करा लिया जाए। भुट्टो ने ये कहा कि हम साइन करने से हमारे क्या होगा, अगर देश हमें नहीं मानेगा, मैं लौट के गया और मार दिया गया वहां पर, तो फिर सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसे लिखित में इस तरह से नहीं रखा जाए। मान लिया गया कि चलिए आने वाले दिनों में उस तरह की चीजें हो जाएंगी, जिस तरह मुशर्रफ जिस रास्ते पर चल रहे थे। तो अब अगर पाकिस्तान ऐसा कहता है, पाकिस्तान की अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान एक तरह से फेल्ड स्टेट है, दाने दाने को मोहताज है इस समय, अंदर झगड़े हैं, बलूच अगर लड़ रहे हैं, सिंध वाले अलग अपना है, पंजाब के खिलाफ सब जगह वो है, इवन गिलगिट बाल्टिस्तान में भी प्रॉब्लम है, जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है वहां भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होती रहती है, ढेर सारी दिक्कतें पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी तरह से बनी हुई है, जो रियल लीडर है वो जेल में है। ये कहानी और पाकिस्तान चीन के साथ भी है, अमेरिका भी उसका अपनी तरह से इस्तेमाल करता है, चीन के साथ भी है, चीन का BRI है वहां पर, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर या कौन सा, ग्वादर नहीं, नाम भूल रहा हूं उसका, वो एयरपोर्ट है, ग्वादर ही है शायद, तो वो एयरपोर्ट, और वहां तक उनकी हाईवे जो गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए आता है, उनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। मतलब एक तरह से चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरा, पाकिस्तान इंटरनली बहुत प्रॉब्लम में है। तीसरा, जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं वो उन जगहों पर रिबेल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। चौथा, कि अब बांग्लादेश जो भारत का बहुत मजबूत दोस्त हुआ करता था, वो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान से सट रहा है, और बांग्लादेश चीन के साथ सट रहा है। इसके अलावा भारत का कोई दोस्त देश है नहीं पड़ोसियों में। नेपाल कह नहीं सकते आप, श्रीलंका कह नहीं सकते आप, मालदीव कह नहीं सकते आप, बांग्लादेश है नहीं, म्यांमार को कह नहीं सकते आप। पाकिस्तान तो पहले से ही होस्टाइल है, और चाइना देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ऐसे में क्या इन चीजों को एक्सेलेरेट करने में, मतलब इनको अगर हम बढ़ा देंगे, इनको अगर एक्सेलरेशन में ला देंगे, चाहे उधर से चाहे इधर से, दोनों स्थितियों में क्या होगा ये सोचिए। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स तेजी से, दरअसल जो वार थिएटर्स थे वो इस इलाके में कोई सोच ही नहीं रहा था कि या इस साउथ एशिया में हो जाएगा।
ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। ये जो यूक्रेन, यूरोप एंड रशिया वाला चल रहा था, जिसको शांत करने की या सीजफायर की बात चल रही है। दूसरा मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, इजराइल, गाजा और वो पूरा सीरिया, वो इलाका पूरा। लेकिन जिस तरह की चीजें अब हो रही हैं, इसमें सोचिए कि वर्ल्ड पावर्स की इंटरेस्ट अपने क्या होंगे। ये सोचने की जरूरत है, किसके क्या इंटरेस्ट होंगे और किस तरह से अगर थोड़ा भी मिस हैंडलिंग हुई तो चीजें कहां तक जा सकती है। जो हॉक्स हैं वो दोनों तरफ हॉक्स बैठे हुए हैं। जैसे जब पिछली बार बिल्डअप हुआ था 2001 के लोकसभा जब संसद पर अटैक हुआ था, उसके बाद बड़ा बिल्डअप हुआ था। मुझे याद है कि जम्मू शहर में मैं रहता था, जम्मू शहर में रोज ब्लैकआउट की रिहर्सल होती थी, शाम को सायरन बजता था, बिजली गोल हो जाती थी। ये सारी चीजें, बोफोर्स तोपें जम्मू के चारों तरफ लगाई गई थी, नहरों में पानी छोड़ दिया गया था, गांव खाली करा लिए गए थे, लैंडमाइंस बिछा दी गई थी। ये सारी चीजें, रात को ट्रेनें आती थी बाड़ी ब्राह्मणा में रुक करके, वहां से ट्रकों पे लग के टैंक्स वैंक्स ये सब जाते थे दूसरी जगहों पर, जो मिलिट्री की ट्रेन्स आती थी। लेकिन उस समय दोनों तरफ जो थे वो हॉक्स नहीं थे। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ऐसे में इस बार दोनों तरफ हॉक्स है और इंटरनेशनल स्थिति बिल्कुल अलग तरह की। उस समय की इंटरनेशनल स्थिति अलग थी। उस समय अमेरिका एकमात्र प्लेयर था दुनिया का। रूस की स्थिति खराब थी, कमजोर देश था। चाइना तो शुरू हुआ था, WTO में आया ही था, पहले तो WTO में भी नहीं था। तो उस समय की स्थितियां और इस समय की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ज्यादा खतरनाक कल की तरफ नहीं बढ़ जाए, ये भी देखने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस तरह के, और जैसे ये मामला उस तरह से रहेगा नहीं। मैं एक और आप लोगों को शायद पता नहीं किस्सा मैंने बताया कि नहीं बताया, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कृष्णा घाटी वाला किस्सा, कि वहां जाकर के वो सब उजाड़ उजुड़ आए एंड कुछ नहीं बताया, नहीं छापना ही नहीं है। लेकिन अभी तो जो गवर्नमेंट है वो करेंगे थोड़ा, गाएंगे ज्यादा। तो ये चीजें हैं जो आज का कुल मिलाकर के मुझे अब तक, जहां तक पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के चीजें पहुंची हैं वो ये है। ओके, सो याद दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।